चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन हुआ। कितने वंशों का? और उसमें आपको पहले बताएं कि एग्जाम में हमेशा क्रम से नाम पूछा जाता है, तो इसीलिए फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासक किस राजवंश का हुआ था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद किसका आया था? खिलजी वंश के बाद किसका आया था? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद किसका आया था? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद किसका? लोधी वंश। बहुत अच्छा, यहां से पता है। दूसरी क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत में जो प्रथम 4 राजवंश हुए थे, उसका संबंध किससे था? तुर्क से था। और अंतिम जो राजवंश थे उसका अफगान से था। ठीक है, तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर पढ़ा गुलाम वंश। तो जैसा कि जानते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक का नाम बोलेंगे तो ह्यूमर्स। क्या बोलेंगे? ह्यूमर्स। तो गुलाम वंश के बाद हम लोग जो अगला वंश में जाते हैं, खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और आपका खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक का नाम बोलेंगे तो ठीक है, नसरुद्दीन खुसराव शाह, जिसको हम लोग बोलते हैं खुसरो खां। ठीक है, इसके बाद जब खुसरो खां की हत्या हो जाती है, तब एक नए राजवंश का जन्म होता है, जिस राजवंश का नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है? तुगलक वंश। जैसा कि जानते हैं, तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। क्या बोलेंगे? प्रथम। तो ये जो होता है, इस राजवंश में लगभग आपको पता है कि शासक बनेंगे 9 शासक शासन करेंगे। कितने शासन करेंगे? 9। खिलजी वंश में मुख्य रूप से जो शासन करने वाले कितने थे? 5। और गुलाम वंश में कितना थे? 11। सैयद वंश में शासन करेंगे कितना? 4। और लोधी वंश में शासन करेंगे 5। या पूरा का पूरा 5, सॉरी 3 होगा। लोधी वंश में कितना करेंगे? 3। ये होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा तुगलक वंश में, उसमें आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से आएंगे? तुगलक। क्योंकि इसे पागल बादशाह और सनसनी बादशाह भी कहा जाता है। ये इसके समय में जनता पूरी तरह परेशान रहती है। तो जब इससे आएंगे तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो माना जाता है तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है, आइए, तो जैसा कि हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं, यही है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का जो शासन काल माना जाता है 1320 ईस्वी से 1414 तक। कहीं कहीं किताब में आपको लिखा रहेगा 1412 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप याद, लेकिन जनरली रखिएगा 1414 इसलिए माना जाता है कि 1414 से ही फिर सैयद वंश चलता है। तो वो जो पीरियड को काउंट कर दिया, किस में कर दिया? तुगलक वंश में। तो अगर तुगलक वंश का शासन काल अगर एग्जाम में दे दिया जाए 1320 से 1412, एक ऑप्शन रहेगा, तो आप 1412 ही मारिएगा। ऐसा नहीं गलत डेट है, वो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट 1414 इसलिए इतिहासकार मानते हैं क्योंकि 1414 ईस्वी से सैयद वंश प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए उससे पहले वाला जो रहेगा तुगलक वंश रहा होगा। ठीक है, नहीं। आइए, तो हम लोग जैसे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश का जो संस्थापक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। क्या माना जाता है? ठीक है, तो जैसा कि माना जाता है कि ये जो थे 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक के नाम भी बहुत सारे नाम से जाने जाते थे। तो जनरली रूप से ये जो खुसरो खां की हत्या किए थे, आप पढ़े थे, ये कब किए थे? आपका 5 सितंबर 1320 ईस्वी में मारा, और उसी समय वो गद्दी पर बैठ गया। तो जब इसको नाम अगर गयासुद्दीन आपका जो आपका है तुगलक, इसका दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? गाजी मलिक बोला जाए, या तुगलक गाजी बोला जाए, या गयासुद्दीन तुगलक, सब एक ही व्यक्ति का नाम है। तो अगर गाजी तुगलक लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुगलक गाजी लिखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं, उसी का नाम है। और गयासुद्दीन तुगलक भी बोले तो इसी का नाम है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का क्या क्या नाम है? गाजी मलिक, और दूसरा नाम क्या है? तुगलक गाजी। या बोलेंगे तीसरा बोला जाए तो आपका जो गयासुद्दीन तुगलक, और पूरा डिटेल में गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। ठीक है, तो नाम से बोला गया। देखो, 5 सितंबर को पराजित किया और 8 सितंबर को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया 3 दिन के बाद, क्योंकि इसके बाद यही आसीन हुआ।
तो गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठेगा तो संस्थापक अपना वंश का करेगा, क्योंकि इससे पहले चल रहा था खिलजी वंश, अब खिलजी वंश का अंत, अब एक नया वंश चलेगा। तो जो नया वंश है ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तुगलक से, इसीलिए बोला जाता है तुगलक वंश। एक आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जिस मोहल्ला में जिस समुदाय के रहते हैं वो मोहल्ला उसी नाम से जाना जाता है। डॉट कहाँ ये मोहल्ला जाना, ठीक है, वहां पर वो व्यक्ति मिल जाएंगे, शॉर्टकट आइडिया। तो इसीलिए ये परंपरा उस समय से चल रही थी। तो तुगलक बना तो बोला उसी का पूरा वंशज गिनाएगा। आप लोग भी अपना बनाते हैं वंशावली में, तो आपके जो दादा का परदादा, आप अभी कोई टाइटल नहीं लिखेंगे, XYZ मारेंगे तो पहचानेगा कोई? नहीं, आप वाले पहचाने, लेकिन आपका जो होगा गवर्नमेंट ऑफिस नहीं पहचानेगा। तो बोले कैसे? तो अपना पापा का, दादा का नाम लिखते आएगा, अच्छा यही लड़का है, हाँ ठीक है। नहीं तो टाइटल तो अभी कौन सी फलना ढकना अजीब अजीब नाम रहता है, XYZ। आइए तो देखो इसकी कहानी कुछ अलग है। जैसा कि ये गद्दी पर बैठा तो इन्होंने मतलब कृषि पर बहुत ध्यान दिया, और कृषि पर जब ध्यान कब देगा? जब वहां कृषि के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का, ये एक पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने कुएं और नहर का निर्माण बहुत ज्यादा करवाया था। अब कुएं नहर का काहे निर्माण कराएगा? क्योंकि कृषि से ही ज्यादा संपत्ति आता था। क्योंकि इससे पहले जो राजवंश से आपका कौन सा खिलजी वंश था, वो उपज का 50% वसूलते थे, वही ना करते थे। तो 50% वसूलने के कारण क्या होता है? तो ये भी सोचा कि अगर हमें राजस्व की आय बढ़ानी है तो हमें कृषि पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कृषि पर ध्यान लेने के लिए इसने क्या हुआ, कुओं और नहरों का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण निभाई। क्योंकि देखो इन्होंने लिखा हुआ, इन्होंने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराया, और संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। प्रथम शासक करने का मतलब दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में इससे पहले जो व्यक्ति थे इस पर ध्यान कम दिया करते थे, ठीक। और अगर पूछा जाएगा नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था, तो बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक। आपको बताए भी थे, इसी में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में पूरा जाल बिछा दिया, जहां नहर वहीं सरकार। जैसे अभी झारखंड में हम लोग क्या होता है, जहां कुआं रहता है वहां कुआं का प्रोजेक्ट आता है, हर थोड़ा कुआं नहीं रहेगा तो सिंचाई कैसे होगा? क्योंकि झारखंड का जमीन क्या है, पठारी जमीन है, पठारी जमीन है, तो यहाँ पानी का तो ऐसे अभाव रहता है, तो पानी का स्टोरेज तो हो नहीं पाता। बिन मौसम देखो बारिश हो रहा है, बारिश है नहीं, बिन मौसम बारिश। भूलों से जो उठता होगा 7 बजे, आज छुट्टी है, उठे हो 10 बजे, हाँ, अगर एक मैसेज चला जाता तो पक्का ही 12 बजे से पहले कोई उठने ही वाला नहीं था, उसको बिस्तरे पर चाय ब्रेड उरेड सब पहुंच जाता, सोच जाओ फिर से। लेकिन क्या क्लास लेता नहीं ये पड़ेगा आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन एनाइज हो गए एग्जाम में। पहला क्वेश्चन होगा तुगलक वंश का संस्थापक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम, और दूसरा नाम याद रखिएगा, ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, ठीक है, ये डेट याद नहीं रहेगा लेकिन इसे भी जरूर याद रखना, ठीक है, 8 सितंबर 1320 को। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिन्हें सिंचाई के लिए नहर और कुएं की व्यवस्था की थी, शासक का नाम, और अगर नहरों का जाल बिछाने का बात बोलेंगे तो फिरोज शाह तुगलक, किसका नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो गयासुद्दीन तुगलक जो था, दिल्ली के समीप एक जगह था जहां पर पहाड़ी को काट करके उन्होंने एक जगह बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद। क्या नाम पड़ा, तुगलकाबाद, तुगलक के नाम पर ही बड़ा तुगलकाबाद, क्या बड़ा, हाँ। तो अगर बोला जाएगा तुगलकाबाद की स्थापना, शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बोला गया है रोमन शैली, रोमन शैली जैसे लिखने की शैली होती है अपनी अपनी कलाकृतियां, तो बोला गया रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ था, और इस दुर्ग का निर्माण को कहते हैं 56 कोट, क्या कहते हैं, तो 56 कोट का निर्माण किस शासक ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक। किसने करवाया था, अभी भी नहीं बोलता, किसने कराया था, हाँ बोलो, दुर्ग नहीं आती है, किला। इतना पीछे कहानी खत्म होते आ रहा है, देखे नहीं अभी जैसे राजस्थान जाएंगे दुर्ग मिलेगा बहुत ज्यादा, किला माने दुर्ग से ही किला। दुर्ग आपको हड़प्पा सभ्यता में ही बताए थे कि 3 मंजिला 4 मंजिला दुर्ग, किला बड़ा बड़ा, जैसे अभी बुलाते हैं कि ना कि फ्लैट जो बोलते हैं कि ना 10 मंजिला 12 मंजिला, तो उस तरह लोग दुर्ग बनाता था। और किला मतलब पूरा का भीतर में एक पूरा एरिया में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ठीक।
जिसका नाम वही पड़ता है अपार्टमेंट बोलती है। अपार्टमेंट मतलब क्या? अच्छा 6-7 तल्ला वाला बिल्डिंग और 2 मंजिला वाला को 2 मंजिला वाला को फ्लैट अच्छा बंगला। तो ठीक है, आप झगड़ा करना, बंगला किसको बोलते हैं, अपार्टमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है अगर 56 कोट बोला जाए तो वही जो पहाड़ी को तुगलकाबाद मिलेगा, ठीक है। तो वो जो स्थापना किया था क्योंकि अपने शासन काल में, और ये जो शासन काल माना जाता है, ये जो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग था, ज्यादा नहीं था, माने अभी तक का इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में ये शासन किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जो चलाया था वो जोना खां के नेतृत्व में कराया था। किसके क्या के नेतृत्व में? जोना खां। यही जोना खां होगा पागल बादशाह जिसको कहा जाएगा, या सनकी बादशाह कुतुब आपका जिसका नाम रहेगा फिर क्या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो था इसका बेटा था, ठीक है। तो बोला गया इन्होंने पहला ये बेचारा एज उम्र दराज था तो अपने लड़ाई कर नहीं पाएगा, तो लड़ाई नहीं कर लाएगा तो आपका नीचे वाला नेतृत्व रहेगा उसी को ना भेजेगा। तो इसीलिए इन्होंने अभियान चलाया किसका साथ मिलकर के? जोना खां के नेतृत्व में पहला अभियान कराया, और जोना खां ने तेलंगाना को जीत करके उसका नाम बदल लिया क्या? सुल्तानपुर। क्या नाम किया? तो अगर बोला जाएगा तेलंगाना का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर किसने रखा? गयासुद्दीन। और ये किसके कहने पर? क्योंकि शासन व्यवस्था वही चला रहा था, मालिक अभी दिल्ली सल्तनत पर नाम ये रखा, लेकिन कहा तो होगा जो दिल्ली सल्तनत पर अधीन वो करेगा गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन के तुगलक के आदेश पर ही जोना खां ने आक्रमण किया। तो जोना खां ने तेलंगाना को जीता और उसका नाम बदल गया क्या? सुल्तानपुर। तो आइए इसी विजय के बाद जोना खां को देखो नाम बड़ा मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जोना खां। तो किस विजय के बाद जोना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा? किस विजय के बाद? तेलंगाना विजय के बाद। और तेलंगाना विजय के बाद तेलंगाना का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुल्तानपुर। तो 56 कोट नामक शहर कहां बसाया? अरे बोलो, 56 कोट बोल रहे दिल्ली में ना। और किस पहाड़ी को काट? उस दिल्ली के समीप पहाड़ी था और उस वहां पर क्या? तुगलकाबाद। और वहीं पर 56 कोट नामक एक दुर्ग बसाया। क्या आएगा राहगीर तो आके रेस्ट वेस्ट करेगा, जैसे होता है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस जानते हैं ना, कहाँ होता है गेस्ट हाउस? माने क्या होता है? मैंने आप जाइएगा तो आपको ठहरने मिलेगा नहीं। गेस्ट हाउस मतलब मेहमान बनाए तो उनके लिए अच्छा जगह प्रबंध किया जाए, ठीक है। तो आप पहले जमाना में मान लो राजा लोग टूर करते थे तो मान लो बीच में रुकना पड़ गया तो कहाँ रुकेगा? तो वो लोग का गेस्ट हाउस बनता था कि आएंगे विश्राम करेंगे फिर वहां से यात्रा आगे बढ़ाएंगे। टेंट उड़ने तो फिर टेंटे में रहना पड़ता था, तो इसीलिए लोग गेस्ट हाउस बनाया था पहाड़ के बीच में। हाँ यहाँ भी है ना, कन्हरी में है ना गेस्ट हाउस। चलिए ठीक है। तो यहाँ तो मोहम्मद बिन तुगलक का कहानी समझ में आया। अब इसका मृत्यु भी बड़ा अजीब तरीका से होगा। देखो बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे चल के बताया गया है यूपी में एक जगह है जिसका नाम है अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक ने एक विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनाया, और यही लकड़ी का महल इसका मृत्यु का कारण बनेगा। महल बनाया, समझ में आया? इसका बहुत सारा मृत्यु का कारण बताया गया। कुछ लोगों का मानना है इतिहासकार को कि तोरण द्वार समझते हैं? हाँ, तोरण द्वार नहीं समझते हैं? देखो कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल में मेन गेट बनाया जाता बड़ा बड़ा बनता है, तो उसी तरह उसी का तोरण द्वार आपके गांव में भी होगा। आप अपने गांव में घुसने से पहले लिखा देखो बड़का वो गेट बना देता है मंत्री नेता लोग कि देखिए ये प्रवेश द्वार, इस गांव का प्रवेश द्वार। हाईवे में जाएंगे तो आपको लिखेगा एक सिटी से दूसरा सिटी में जाने का बोर्ड लगा रहता है कि आप इसकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आप बॉर्डर एक राज्य के दूसरे राज्य से बॉर्डर में जाएंगे तो बॉर्डर पर लिखा रहता है कि आप सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पर गेट बड़ा बड़ा लगा रहता है, तो उसी कहा जाता है तोरण द्वार। तो ये भी अपना जीवन माना जाता है इतिहासकार को कुछ तोरण द्वार गिरने से मर गया, या ये जो बनाया था अब विश्राम और उसी के धरने से गिर गया। तो वो वही लिखा हुआ है देखो मोहम्मद बिन तुगलक में जो उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहां पर नाम क्या था अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक को विश्राम के लिए एक लकड़ी का महल बनाया था। कौन बनाया था? महल बनाया था, किंतु इस महल के गिरने से इसका मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में। तो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1325 ईस्वी में जय हिंद जय भारत हो गया, है ना।
तो जिसका शासन काल ज्यादा समय तक नहीं रहा, तो मृत्यु भी अकाले मृत्यु इसको बोला जाता है कि आप घर में रहें और घरे गिर जाए। ठीक है, तो ये कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि इसका मृत्यु जो हुआ था मकान गिरने से हुआ था या तोरण द्वार से गिरने से हुआ था। ये नहीं पूछेगा किस चीज से गिरने से हुआ था, ये पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ था। कौन सा सही मारी है ना। तो इसका गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु किसी युद्ध में लड़ते हुए नहीं हुआ था, अकाल मृत्यु हुआ था। ठीक, आकस्मिक मृत्यु जिसको बोला जाता है। तो कब हुआ था इसकी मृत्यु? 1300 गद्दी पर कब बैठा था? समझ में आई बात। तो ये जो था इसके जीवन के ही था, और बोला गया था पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। और आपको शुरू से बताते आए हैं कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलियों ने आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। तो इसके शासनकाल में लगभग 29 बार मंगोलियों ने आक्रमण किया था। कितना बार? इसका दबाने का कार्य इसका बेटा करता था जिसका था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने प्रशासन के दौरान 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कुछ प्रशासनिक कार्य भी किए, जिसमें पहला आता है डाक प्रणाली को पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्था किया। डाक प्रणाली समझते हैं क्या होता है? कबूतर ले आता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। पोस्ट ऑफिस। डाक व्यवस्था जो सुचारू रूप से घोड़ों के माध्यम से जाता था, कि जैसे मान लो कि उसका शासन व्यवस्था पूरा तो लंबा क्षेत्र से था, तो उस लंबे क्षेत्र में सूचनाओं को कैसे पहुंचाएगा? तो सूचना को आदान प्रदान करने के लिए तो होता था, तो गुप्तचर लोग जानते थे कि वो पशु का यूज कर, पक्षी लोग का यूज करता था। लेकिन अगर दूसरा मान लो एक पर जगह से, सपोज करो अभी हम लोग का झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है। अब रांची से हजारीबाग में कोई चीज को सूचना देना पड़ेगा, तो अभी तो फोन है, तो लेकिन वहां से यहाँ आदमी को पहुंचे कैसे? तो डाक थोड़ी यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी को सूचना देंगे। तो वही ये जो होता था, डाक व्यवस्था को जो सुदृढ़ किया, माने एकदम चलना चाहिए ठीक ठाक, वो किसने प्रारंभ किया? गयासुद्दीन तुगलक। राजा के आदेश को कैसे दूसरी जगह पहुंचेगा? तो एक माध्यम होना चाहिए ना, कि राजा इस जगह पर फरमान जारी किया, कबूतर से कैसे पहुंचेगा? कबूतर से तो गुप्त सूचनाएं पहुंचेगा। हमला हो रहा है, सचेत हो जाइए। ये शासक बस छोटे को यहाँ पूरा को पढ़ेगा लिस्ट, तब कबूतर गिर जाएगा। उसका इतना बड़ा लिफाफा बांध देगा, इतना बड़ा, तो उड़ पाएगा वो? उसका तो पैर नहीं उड़ पाएगा, वो वहीं बैठले रहेगा। ठीक है, इसीलिए पहले क्या शौकनिया तौर पर देखोगे चील, बाज सब पाला जाता था। और इसके समय में जो डाक विभाग के अधिकारी को कहा जाता था वरीदे मुबालिक। क्या कहा जाता था? हाँ, डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था में जो अधिकारी हुआ करते थे, उस अधिकारी को कहा जाता था वारिदे मुबालिक। क्या कहते थे? अरे बोलो कस के मेरे सामने। हाँ, तब ना ठंडा खत्म हो जाएगा बोलेगा तो। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के समय में राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं था। मतलब इससे पहले अलाउद्दीन जो खिलजी हुआ करते थे, उन्होंने क्या व्यवस्था की थी कि जितना जिसका जमीन होगा उसी का दर पैमाना चलेगा। इसने वो प्रथा को समाप्त कर दी। मतलब कोई दरकार नहीं, सबके लिए कॉमन, ज्यादा जमीन है तो भी, कम जमीन है तो। वही बोला गया है, इसने राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं था। कोई भूमि मापने की दरकार नहीं है, जिसका जो एक फिक्स डिसाइड कर दिया वही पैसा उसको देना है। कौन सी सही में आई? तो ये व्यवस्था को थोड़ा गड़बड़ा दिया। उसके बाद आगे बोला गया गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों को भूमि को पुनः वापस कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, जितना अमीरों के पास भूमि था, एक्स्ट्रा भूमि या सरकारी भूमि को हड़प क्या लिया था, राजस्व मिला लिया था, जिसको क्या किया था? खालसा भूमि। और ये क्या किया, जितना था अमीर लोग का भूमि को क्या कर दिया? फिर गलती ने काम किया, बेचारों साम्राज्य को बैठाया और फिर छोड़ दिया। दानवीर बन रहा, बोला अब तो हम उम्रदार होइए, जिएंगे नहीं, तो दे दो संपत्ति। तो दिया, तो लेकिन इसका बेटा जो बनेगा वो फिर देखिए क्या करेगा। तो गयासुद्दीन के बारे में समझ में आया। यहां से क्वेश्चन जो बनता है, गयासुद्दीन डाक व्यवस्था प्रणाली को सुदृढ़ करने वाला शासक का नाम तुगलक। डाक अधिकारी विभाग को क्या कहा जाता था? वारिदे मालिक। फिर उसके बाद बोला गया अमीरों से लिए गए संपत्ति को जो वापस करने वाला शासक। ठीक है, यही है, देख लीजिए, मुलाकात कर लीजिएगा, आपको हाँ बुलाएंगे तुगलकाबाद में, आइए। फिर उसके बाद हाँ ये आ गए, अरे स्मार्ट आदमी आ गया है ना।
देखो यही मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा, कहा बोल रहे हो, अपने जमाने का बहुत ही स्मार्ट और सनकी आदमी था ये, ठीक है। इसके बाद जो शासन करेगा, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासन करेगा इसका पुत्र करेगा, जिसका नाम रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का नामकरण कैसे बना? तेलंगाना विजय के बाद, नहीं तो इससे पहले इसका नाम क्या था? जोना था। तो देखो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उल्लुक खां भी इसी को कहा जाता था, और जोनक खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो 1325 ईस्वी में इसका पिता का मृत्यु हो गया, तो इसीलिए इसका जोना खां और तेलंगाना विजय के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल चलेगा 1325 से लेकर के 1351 तक चलेगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किस राजवंश का शासन काल सबसे लंबे समय तक चला है? तुगलक वंश का। लगभग 94 साल का इसका शासन काल चलेगा पूरा तुगलक वंश में, ठीक है। देखो इसका वास्तविक नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? जोना खां। ये ऐसा नहीं था, स्मार्ट नहीं था, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। इसीलिए देखोगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग ले दे रहा है। जो कम पढ़ा लिखा रहेगा वो ज्यादा, देखोगे आज के जमाने में जो कम पढ़ा लिखा है ज्यादा पैसा कमा रहा, और ज्यादा पढ़ा लिखा वो कंफ्यूजन ही में परेशान है, कहाँ करे कहाँ नहीं करे, कहाँ नहीं करे, वो दिमाग में पूरा डाइवर्जन उसका है। तो इसी तरह इसका दिमाग में भी डाइवर्जन था। ये बेचारा इतना अध्ययन किया, 23 भाषाओं का यह जानकार था, 23 टाइप्स ऑफ नॉलेज लैंग्वेज का। हम लोग कितना भाषा को जानते हैं? अच्छा से एको भाषा नहीं जानते हैं। जानते हैं हिंदी बोलेगा तो हिंदी गलत, इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश गलत, उर्दू बोलेगा तो उर्दू गलत, फारसी बोलेगा तो फारसी गलत, चाइनीज बोलेगा तो और गलत हो जाएगा, है ना। तो कोई भाषा अगर हम क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, बोलने जानते से लिखे तो भी नहीं करेगा, तब लिखना ही अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ही के लिए कंप्लीट नॉलेज है नहीं है, इसीलिए हम लोग का भविष्य अंधकार में है। इसीलिए कोई भी चीज का नॉलेज रखिए, कंप्लीट रखिए उस चीज का। तो ऐसा माना जाता है, मेरा मानना नहीं है, इतिहासकार का मानना है, क्योंकि लिखा कौन है? इतिहासकार लिखा है, ठीक है। ऐसा इतिहासकारों का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था कितने भाषाओं का जानकार था? अभी 23 भाषाओं का जानकार रहेगा, तो सोचा कि कुछ काम किया जाए। तो इसलिए जनता के प्रति बहुत सोचता था, बोला कि नहीं इसका अच्छा किया जाए। तो जनता के प्रति जितना अच्छा किया उतना ही बुरा होता गया, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या बोला गया, 23 भाषाओं के जानकार के साथ साथ ये ज्योतिषी और खगोल और गणितज्ञ का भी अच्छा विद्वान था, माने ये सभी सब्जेक्ट का भी ट्रेनिंग ले चुका था। और इतिहास में माना जाता है अभी तक दिल्ली सल्तनत में बोला या पूरे सब इतिहास में कि सबसे पढ़ा लिखा आदमी यही था। और सबसे पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण सबसे बड़ा बड़ा गलती यही करता है। ये पूरा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सबसे बड़ा बड़ा गलती करेगा ये देखोगे ना, इसके जीवन की 4 महत्वपूर्ण गलती था जो इसको ले डूबा। नहीं तो अगर वो गलती में सुधार होता तो ये बहुत ही माने, जैसे हम लोग शाहजहां को जानते, अकबर जानते, उसमें गिनती आता है इसका। लेकिन ये अपने पढ़ा लिखा होने का इतनी गलतियां किया कि ये दूसरे सेंस में जाना गया, ठीक। इसे जनता पूरा परेशान रहेगा। परेशान कैसे रहेगा अभी बता रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया। तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले वो किस नाम से जाना जाता था? जोना खां। और जोना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक किस युद्ध के बाद बढ़ा? तेलंगाना विजय के बाद बढ़ा, ठीक है। ये हाँ तेलंगाना विजय पड़ा तभी ना, उसका नाम तेलंगाना का नाम बदल के उसने क्या कर दिया था? सुल्तानपुर, ठीक है। देखो अपना हाथ में, इसीलिए पूरा पृथ्वी के बारे में ही सोच रहा बेचारा। आइए देखो, इसके समय में माना जाता है कि ये जब शासन कर रहे थे तो जितना सा आदमी को संतुलित होना चाहिए उतना बिखरा था, क्योंकि इसका सिस्टम से परेशान था। जैसे अभी आपका क्लास है, बोलेंगे 8 बजे, बोले आज 10 बजे चाहिए, 12 बजे, रात के 11 बजे पढ़ने आना है, तो पागल ना हो जाएगा। अरे कौन मास्टर यहाँ पढ़ रहे, जब मन तब बुला दे रहे, है ना, तो चुपचाप सूझ जाती। यही परेशानी इसके साथ भी हुआ था। बोला गया था इसके समय में सल्तनत काल में जितना विकास हुआ साथ ही बिखरा हुआ। इसके समय में बोला गया है इसका जो साम्राज्य था 29 प्रांतों में डिवाइड हुआ था। कितना भाग में डिवाइड हो गया था? क्या हो रहा? इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब बोला जाता है सर
आपको देख रहे तो हम यही, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। कुछ बता, हम लोग से भी शेयर करो। आज मौसम भी बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है ना। आज खाना भी बनाने का दरकार नहीं है, क्योंकि बारिश हो रहा था, खाना भूख नहीं लगता है, बारिश में भूख लगता है। गलत बोला, थोड़ा बहुत मैनेज इधर उधर करके चला लेते हैं काम। छुट्टी का दिन में, बारिश में नहीं, बारिश में मौसम बहुत सुहाना है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा, नहीं तो देख लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है बाहर है, यही महारथी का आप लोग भी होगा। पूरा पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, नॉलेज देख रहे एग्जाम में पास नहीं हो रहे, तो बोलेगा बाबूजी, बोलेगा डेली जाता था कोचिंग, कौन सी करे जाता था डेली, सुबह उठ करके जाता कौन सी था वो करने के लिए, एक कोचिंगो जाता था कि कहीं और जाता था, है ना, पता है। तब बोलेगा देखिए हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वही था कहानी, मेरे साथ भी है, आप लोग अपना अपना दीजिएगा, मेरा नहीं दीजिएगा। तो देखा गया है कि ये जो साम्राज्य, इसके साम्राज्य कितने प्रांत में डिवाइड हुआ था, 29 प्रांत में डिवाइड हुआ था। अब इसका वजह समझो, ये पागल बादशाह और सनकी बादशाह क्यों कहा जाता था। देखो, इसने अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण गलतियां की थी, और इसी गलतियों से आप लोग को भी सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि आप एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए और अपनी जो एम्बिशन है, लक्ष्य के प्रति पूरा जान जी झोंक दीजिए, ठीक। तो ये जो करता था प्रयास, लेकिन 100% नहीं देता था, 80% जाकर के रुक जाता था, तो कोई काम का नहीं। तो पहला इसका जीवन का गलती क्या था कि इसने दोआस का जो क्षेत्र था वह कर बढ़ा दिया, टैक्स। अब बताओ, जिस भाग पर अकाल पड़ा है वहां टैक्स बढ़ाने का दरकार है, वहां तो राहत देना चाहिए ना। ये पागले था, वहां और टैक्स लगा दिया। ये सोचा कि हम राज्य की जनता से टैक्स लेंगे तो हम उसका फिर देंगे, दान करेंगे, तो राज्य की जनता टैक्स कहां से देगा, उसके पास पैसा रहेगा तभी तो टैक्स देगा। तो इसके जीवन का सबसे पहला गलती वही था। इसे दोआब क्षेत्र पर जो टैक्स लगाया, जो लगाया कब से कब तक, 1326 से 1327 ईस्वी तक लगाया, जिसमें भीषण अकाल पड़ा था। तो बाद में मंत्री समझा आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आदमी भूखे मर रहा और आप टैक्स दे रहे, कोई देगा नहीं देगा। तब इसको समझ में आया, तो देखिए क्या काम किया। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीरे कोही नामक कृषि विभाग बनाया, जिसे कृषि का मदद। अब बोला कि अब कृषि लोग का व्यवस्था का साधन तो अर्थव्यवस्था कृषि है। अब मान लिया किसान के पास खाने का पैसा नहीं, और ये टैक्स मांग रहा तो देगा नहीं, तो विद्रोह हो गया। तो विद्रोह होने का विकास में क्या कर दिया, एक विभाग बोला कि गलती हो गया, जो भी आपका समस्या है ये विभाग से निपटा लीजिए, किसान विभाग। और वो किसान विभाग का नाम क्या था, अमीरे कोही। तो अमीरे कोही का संबंध किस विभाग से होगा, कृषि विभाग। कृषि विभाग, जैसे आपका कोई भी समस्या होगा गांव में भी देखोगे कृषि विभाग की तरफ से आता समझाने के लिए कि ये फसल मिट्टी का टेस्ट करेगा। आता कभी विलेज में आप लोग बुलाया कीजिए, क्योंकि हम लोग जब उर्वरक प्रोडक्ट डालते हैं खाद, तो मिट्टी का जो उर्वरकता नष्ट होती जाती है। तो वो बताएगा कि इसके लिए कौन सा खाद देना चाहिए, आपको कौन सा बीज, कौन सा फसल आपके लिए उपयुक्त होगा। सॉइल टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, वो टेस्ट करता है। वो गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट में, हर राज्य में, हर ब्लॉक में ये काम चलती है। तो ये भी चलाया, बोला अकाल पड़ गया, अब लोग भूखे होके कैसे रहेगा। तो इस व्यवस्था को लिए सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, उसका नाम क्या रखा, अमीरे कोई। तो इसका जीवन का सबसे बड़ा गलती यही था कि दोआब क्षेत्र पर जब अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, 1326 से 1327 के बीच में, तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। पहला गलती, विद्रोह फैला। दूसरा इसके जीवन का गलती देखिए क्या था। दूसरा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गलती किया जाता था 1325 से 1326 तक भी किया। 1326 से 1327 में इन्होंने गलती क्या किया, राजधानी बदल दिया। आप बताइए, अभी कोई भी आदमी यहां से रहेगा, अब रह रहे बोले हजारीबाग वाला उठ के चलो धनबाद, अब पूरा हजारीबाग वाला धनबाद उठ के जाएगा तो घर द्वार जमीन ज्यादा कैसे लेके जाएगा, वो जाएगा। अब राजा का आदेश है, अब किसी को रहने नहीं देगा, बोले पूरा एरिया खाली करो, जैसे बाबू को पूरा एरिया खाली करो, बाबू गांव को ले जाना, कनहरी पहाड़ पर सबको रहना है, तो पॉसिबिलिटी है, तो भगदड़े ना मचेगा। तो दूसरा गलती इसका ही था, इसने मंगोलों के आक्रमण के डर से और दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए इन्होंने राजधानी दिल्ली से कहां कर दी, देवगिरी, जो इस नाम से जाना जाता था क्या, दौलताबाद। तो ये बोला मंगोल तो इसका बाबूजी के समय में आक्रमण कर रहा था 27 बार, तो ये बोला आक्रमण से बहुत तंग आ गए, चलो सुरक्षित जगह। तो सुरक्षित जगह क्या, उससे हम क्या करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए।
और दूसरा नंबर बात, इसका भी सपना था कि हम दक्षिण भारत पर कंट्रोल करें। तो बोला दिल्ली से नहीं हो रहा, दौलताबाद चलेंगे या देवगिरी, वहां से कंट्रोल होगा। तो बोला जितना दिल्ली वासी चलो तैयार हो जाओ जाने के लिए। अब कहां लोग लेके गया, तब विद्रोह फैला। दूसरा इसका जीवन का सबसे बड़ा घटना, पहला घटना अकाल में टैक्स लगाया, और दूसरा घटना है क्या, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी को बदल दिया। तो आप बदल दिया तो आदमी को जाना करेगा। तो यही लिखा गया है कि मंगोलों के आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने राजधानी दिल्ली से कहां बदल दी थी, या जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, दौलताबाद 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो सक्सेस नहीं हुआ। अब क्या हुआ, गया दौलताबाद, बोला अच्छा यहाँ ठीक ठाक नहीं हो रहा, पुनः वापस चलो दिल्ली, फिर ले गया पकड़ के, दौलताबाद से कहां लेके चला गया, ये पागल ना है। अब जब वहां ले गया तो वहां व्यवस्था करना चाहिए। तो बोला ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ साधन ही नहीं मिल रहा हम लोग को। बोला ठीक है आप लोग यहाँ जिसको नहीं रहना देव दौलताबाद, चलिए फिर से दिल्ली, सबको फिर दिल्ली आया। तब पगलाइए गया ये लोग। तो ये बोला कौन बात है, आगे इसका स्टेटमेंट सुनोगे। दूसरा इसका गलती हुआ जीवन का। अब देखो तीसरा गलती क्या करेगा, तीसरा गलती क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मतलब समझते हैं, ओरल ट्रीटमेंट, सांकेतिक में चल रहा, $50 $30 जैसे अभी चलता है ना। आप ओरल ना किसी को पेमेंट करते हैं, क्या वर्चुअल करते हैं, माने ओरल करते हैं ना, फोन पे पैसा कैसे आता है, हाँ चल गया, झूठो दिखा देना हाँ चल गया, देख रहा आपको अकाउंट से पैसों नहीं कभी कटता है, जानते हैं ना। देखेगा कि हाँ चला तो किया पैसा, कहाँ कटा, लेकिन अब तेज हो गया, कहाँ साइन बना है, जब तक साइन नहीं हो गया मतलब पैसा नहीं गया है। ऐसे खाली शो कर दिया कट गया, कटे से नहीं, उसका सिंबल बनता है। तो उसी तरह ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन याद किया, बोला बहुत हम लोग छपाना उपाना पड़ता है, एक नया सिस्टम लाए ओरली। तो बोला गया तांबे के सांकेतिक मुद्रा का जो इन्होंने प्रचलन किया, कब किया, 1330 तक किया। किंतु इस मुद्रा में बड़े पैमाने पर क्या होने लग गया, जैसे बोल दिया सांकेतिक मुद्रा, हाथ दिलवा देंगे वहां से भिजवा देंगे। अब भिजवा दिया तो गया, जैसे आप लोग कहते हैं अच्छा उसको पैसा दे दिया, वो उसका पैसा, तो देखते क्या बोलते कभी कभी, अच्छा ठीक है मेरा पैसा उसका पास है उससे ले लीजिएगा, मतलब आप सांकेतिक रूप से उसको दे दिए ना। सपोज कीजिए एक्स वाई जेड 3 तरह का लोग है। एक्स जो होता है वाई से पैसा पाता है, और वाई पैसा किससे पाता है। अब ये क्या बोला वाई कि ठीक है आपका 1000 रुपया है ना, ले लीजिएगा जेड से, तो आप सांकेतिक उसको ट्रांसफर कर दिए ना, उसे देना पड़ा, आई चलता है कि नहीं, बोलता मेरा पैसा बाकी है ले लेना तुम मुझसे। अब ये भूल से बोल दिया कि हाँ ले लेंगे, अभी जीवन में कभी भाई देगा पैसा, ये क्या बोलेगा हम तो बोल दिए थे तुम काहे नहीं लिया, ऐसे होता है ना झगड़ा। तो वही सांकेतिक मुद्रा, तो ये भी परेशान हो गया, बोला कि ये सांकेतिक मुद्रा का सिस्टम भी इसके लिए दिक्कत हुआ, तो इसको ठीक करना पड़ा। और ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब चालू किया था, 1329 से 1300, देखो 25 से ही गलती करते आ रहा है, गद्दी से जब से बैठ रहा है, 25 से 26, 26 से 27, 28, 29 पहुंच गए। अब अंतिम गलती देखो इन्होंने क्या किया, चौथी गलती इसका जीवन का जो था, खुरासन और कराचिल का अभियान। ये खुरासन और कराचिल का अभियान क्या है, इसमें खुरासन जो कहां पर था आपका, ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिक तैयार किया, ठीक पूरा तैयार किया, सैनिक तो तैयार किया 3 लाख, 1-2 लाख नहीं 3 लाख, किस पर आक्रमण करने के लिए, ईरान पर। तो अब क्या हुआ, सैनिक को तैयार किया और उसको एडवांस पैसों भी दे दिया, बोले लो 6-6 महीना तुम लोग जाएगा, घर परिवार कैसे चलेगा, 1-1 साल का पैसा दे दिया। किसको दे दिया, सैनिक को दे दिया। सैनिक पूरा गदगद, अब हम लड़ेंगे, कहां है दिक्कत, अब पूरा तैयार कर लिया, बोला कैंसल, लड़ाई अब होबे नहीं करेगा। कौन से समझ मार गए ना, अब पूरा राजस्व खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। अब मान लीजिए जिस पर आक्रमण करने जा रहे हो आक्रमण करता तब ना पैसा लाता, अब सैनिक को दे दिया पूरा साल भर 1.5 साल का पूरा पैसा बाले एडवांस दे दिया। और एडवांस देने के बाद बोला कि ठीक है अब वो का वो उसके साथ समझौता कर लिया, अब आप लोग को लड़ना उड़ना नहीं है, लड़ना उड़ना नहीं है तो सैनिक फिर पैसा देगा, तो राजस्व खाली हो गया कि नहीं। तो यही पागल काम किया ये, जब लड़ना नहीं है तो आप एडवांस पैसा क्या दे, 1-2 महीना का दीजिए, जीतिएगा तब आएगा, जैसे पुराना शासक करेगा। लेकिन ये बोले थे नहीं थे, ढेर नॉलेज ढेरे डुबाया है इसको, जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है ज्यादा सोचता है, तो ढेर सोच रहा था। तो वही बोला गया इसने खुरासान इराक पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और अग्रिम वेतन भी दिया। अग्रिम मतलब समझते हैं ना, एडवांस, सैनिक लोग का एडवांस पेमेंट कर दिया और वेतन करने के बाद, किंतु अंतिम समय में खुरासान के शासक से क्या कर लिया,
अब एडवांस पैसा आप किसी को दे दीजिएगा तो रिटर्न करेगा? बोले आपकी तो सैनिक ड्यूटी करे, कटते जाएगा महीना में। तो लेकिन क्या हुआ, इसका राजकोष पूरा का पूरा खाली हो गया। और पांचवा किया गया, देखो इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए हिमालय के दुर्गम को चोटी जहां पर क्या था, कराची अभियान के लिए भेजा। अब मान लो कि सैनिक विद्रोह आपस में लड़ने ना करे तो इसको एक ड्यूटी दे दिया, कहा जाकर पहाड़ खोदो, हिमालय पहाड़ को खोदो। अब एडवांस पैसा देगा तो वसूलेगा ना। तो मान लो अगर मान देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, अगर आपके पास अचानक पूरा पैसा आ जाएगा तो दिमाग काम कर। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको समझे कि 1000, 2000, 5000, अगर अचानक आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया रात को, अचानक कहीं से आ गया तो क्या कीजिएगा? पहले तो विश्वास नहीं होगा, 10 बार देखिएगा सही की गलत चेक कीजिएगा ना। वो विश्वास नहीं होगा तो बैंक में कंफर्म होइएगा मेरे पैसा ना आया है। और आने के बाद क्या कीजिएगा, 2 मिनट नहीं रुकिएगा, सब पहले खाली करो पैसा को, खाली ना कीजिए कि वापस बोलिएगा किसका पैसा दीजिएगा। इतना तो ईमान नहीं लगते हैं। अगर रातों रात 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ जाए तो सर छुट्टी, अभी 1 महीना बीमार, हम जा रहे घर, सब खाली पैसा। और खाली करके आप उतने पैसा रखिएगा 200-300 नजर आएगा अकाउंट में। तो उसी तरह इसके पास क्या हुआ, सैनिक को जब पैसा मिला तब ये सोचा कि पैसा कैसे वसूला जाए। तो बोला पैसा तो वसूलना पड़ेगा। तो इसको देखो कौन अभियान में भेज दिया, हिमालय के दुर्गम चोटी जगह का नाम था क्या था, कराची अभियान में भेज दिया, जहां अधिकांश सैनिक विवाद में लड़ मरे। अब वो लोग चल गया तो बोले कहां पागल बादशाह आ गया है, अपने में लोग क्या हुआ, लड़ने लग गए सैनिक, जिससे सैनिक शक्ति भी क्या हो गया, छीनने लग गया। तो इसका जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटना ही था जिसके कारण इसे सनकी बादशाह और पागल बादशाह की उपाधि दिया गया। इसको इतिहास में, पूरे इतिहास में अगर बोला जाए पागल बादशाह को उपाधि दिया गया था, किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे पागल बादशाह कहने का यही 4 वजह था। पहला क्या था, टैक्स लगाना दुआस पर। दूसरा कारण क्या था, राजधानी परिवर्तन करना था। तीसरा कारण क्या बताए थे, तीसरा सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और चौथा जो अभियान के लिए खुरसाल और कराची के युद्ध के लिए क्या होता था, सैनिकों के एडवांस पैसा दे दिया था और लड़वा रहा था। कौन सा सेम आया, इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से आया था, पागल बादशाह या सनकी बादशाह। कौन सा समझ में आई? तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।